चलिए बच्चों, देखते हैं कार्य किसे कहते हैं। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे थोड़े से आराम की आवश्यकता है। मैं अपने एग्जाम्स के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ। आराम की आवश्यकता? लेकिन बेटा, अगर हम विज्ञान की भाषा में बात करें तो आपके द्वारा किया गया कार्य विज्ञान की भाषा में कार्य नहीं है। माँ, ऐसे मत कहो, मैं बहुत देर से पढ़ रही हूँ। बिल्कुल ठीक, लेकिन क्या तुम्हें पता है वैज्ञानिक भाषा में कार्य किसे कहते हैं? नहीं माँ, वास्तव में मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। चलो ठीक है, फिर आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। वैज्ञानिक भाषा में कार्य करना किसे कहते हैं, इसे समझने के लिए पहले हम कुछ स्थितियों के बारे में बात करते हैं। बेटा, जब आप मॉल जाते हैं तो ट्रॉली को धक्का लगाकर कुछ दूरी तक लेके जाते हो। कोई व्यक्ति किसी बड़ी चट्टान को धकेलने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी वह उस चट्टान को नहीं हिला पा रहा। एक आदमी एक रेडी पर भार खींच रहा है, या फिर आप अपने सिर पर एक भारी बोझ रखकर कुछ मिनट के लिए बिना हिले जुले खड़े रहते हैं। अब इन सब स्थितियों में सामान्य भाषा में सभी लोग कोई ना कोई काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम वैज्ञानिक ढंग से देखें तो क्या सब कार्य कर रहे हैं? चलिए देखते हैं। पहली स्थिति में आप ट्रॉली पर बल लगाकर उसे कुछ दूरी तक लेके जा रहे हो। दूसरी स्थिति में आदमी के बल लगाने पर भी चट्टान नहीं हिली। तीसरी स्थिति में आदमी रेडी को खींच रहा है और कुछ दूरी तय करी। चौथी स्थिति में आप अपने सर पर भार उठाकर एक जगह खड़े हो। तो बेटा, अगर वैज्ञानिक सोच के साथ देखें तो पहली और तीसरी स्थिति में ही कार्य हुआ है, दूसरी और चौथी स्थिति में कोई भी कार्य नहीं हुआ। अच्छा, इसी कारण आपने कहा कि मैंने कोई कार्य नहीं किया, क्योंकि मैंने कोई दूरी नहीं तय करी। बिल्कुल ठीक, पहली स्थिति में बल लगाने पर ट्रॉली चल रही है। तीसरी स्थिति में भी रेडी पर बल लग रहा है और वो दूरी तय कर रही है, लेकिन दूसरी और चौथी स्थिति में बल लगाने पर कोई विस्थापन ही नहीं हो रहा, अर्थात कोई दूरी तय ही नहीं हुई। इन सभी स्थितियों से हम यह समझते हैं कि बल लगाने के साथ यह भी जरूरी है कि जिस वस्तु पर हमने बल लगाया वह वस्तु कुछ दूरी भी तय करे। इसका अर्थ है कार्य करने के लिए दो चीजों का होना आवश्यक है। पहला, किसी वस्तु पर कोई बल लगना, और दूसरा, उस वस्तु का विस्थापित होना। आइए अब हम देखते हैं आपको वैज्ञानिक भाषा में कार्य करना समझ में आया है या नहीं। 3 एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहली स्थिति में एक किताब मेज पर पड़ी है। दूसरी स्थिति में एक घोड़ा गाड़ी को खींच रहा है, और तीसरी स्थिति में यह आदमी चट्टान को धकेलने की कोशिश कर रहा है। तो बेटा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि कौन सी स्थिति में कार्य हो रहा है? हाँ माँ, पहली स्थिति में किताब मेज पर पड़ी है तो कोई कार्य नहीं हो रहा, क्योंकि कोई बल नहीं लग रहा, कोई विस्थापन नहीं हो रहा। दूसरी स्थिति में घोड़ा बल लगाकर घोड़ा गाड़ी को खींच ले जा रहा है, यानी कि बल भी लग रहा है और विस्थापन भी हो रहा है, और यह विस्थापन बल की दिशा में ही हो रहा है। तीसरी स्थिति में आदमी चट्टान को धकेलने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन ये बल इतना नहीं है कि चट्टान को धकेला जा सके। तो बल तो लगा लेकिन विस्थापन नहीं हुआ, यानी कि कोई कार्य नहीं हुआ। माँ, क्या मैंने सही जवाब दिया? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया। तो चलिए फाइनली देखते हैं
कि कार्य करना किसे कहते हैं। जब किसी वस्तु पर हमारे द्वारा लगाया गया निश्चित बल उस वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित कर सके तो उसे कार्य कहा जाता है। बच्चों, आइए अब हम इसका फॉर्मूला यानी कि सूत्र देखते हैं। कार्य को हम W के साथ डिनोट करते हैं। W वर्क से मिला है। बल को हम F से और विस्थापन को हम S से बताते हैं। किया गया कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है, तो W इज इक्वल्स टू F इंटू S। कार्य बल के परिमाण और दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। बेटा, आइए अब हम कार्य के मात्रक के बारे में भी जानें। यदि हमारे द्वारा लगाया गया बल 1 न्यूटन है और वस्तु 1 मीटर तक विस्थापित होती है, तो इसका अर्थ है कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर है। लेकिन एक वैज्ञानिक जेम्स जूल के सम्मान में हमने न्यूटन मीटर के स्थान पर जूल का उपयोग किया, इसलिए हम कहते हैं कि कार्य का मात्रक जूल है। बेटा, 1 जूल कार्य वह कार्य होता है जब 1 न्यूटन बल लगाकर किसी वस्तु को 1 मीटर तक विस्थापित किया जा सके। थैंक यू माँ। अब मैं भी वैज्ञानिक सोच के साथ ही देखा करूंगी कि कोई कार्य हुआ है या नहीं। हाँ जी बेटा, मुझे लगता है कि आपको अब इसके बारे में सब पता चल चुका है। लेकिन एक और बात है, कार्य धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। सच्ची? वो कैसे? चलिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। हम 2 कंडीशंस देखते हैं। पहली स्थिति में एक बच्चा मेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक धकेल कर ले जा रहा है और एक दूसरा बच्चा अपने खिलौना कार को खींचकर ले जा रहा है। इन दोनों स्थितियों में बल और विस्थापन एक ही दिशा में है, इसलिए यह कार्य धनात्मक होगा। माँ, इसका अर्थ है यदि बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। लेकिन माँ, फिर ऋणात्मक कार्य क्या होगा? बेटा, मैं यही बताने जा रही हूँ कि जब लगाए गए बल से विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो उस समय किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को रोक रहा है, लेकिन वो व्यक्ति रुक नहीं रहा। इसका अर्थ है बल और विस्थापन विपरीत दिशा में है। हाँ, इसका अर्थ यह कार्य ऋणात्मक हुआ।